चुप हो जाओ, कितना शोर कर रही हो, तुम्हारा चीता खड़ूस भाई जाग जाएगा, पता नहीं उनके गुस्से का। चलो जल्दी हाथ चलाओ। अन्वी और मीसा जयपाल की जैकेट की जेब से जयपाल की गाड़ी की चाबी निकाल रही थी जब मीसा ने अन्वी को बड़ी सावधानी बरतने के लिए बोला, तुम इतनी डरपोक क्यों हो निशा? भला ये भी कोई काम है? मेरे ये बाएं हाथ का कमाल है। देखना, मैं नहीं डरती तुम्हारे उस देश छोड़ू भाई से, जिनकी ना तो कोई शक्ल है और ना ही कोई अकल। चाबी निकाल कर अभी कमरे से दोनों निकलने ही वाली थी कि अचानक कमरे की लाइट ऑन हुई और अन्वी की टक्कर सीधा जयपाल से हुई। ये तुम इतनी आधी रात को गाड़ी की चाबी चुरा कर कहाँ निकल रही थी, बताओ? वह भाई अन्वी को सर्दी लग रही थी, उसे सूप पीना था। हम आपको जगाना नहीं चाहते थे। ठीक है निशा, तुम बाहर जाओ। और गुस्से से बोला, उसे तो मैं सीधा करता हूँ। ये कहता वह अन्वी को कमर से जोर से पकड़ता दरवाज़ा बंद किया, दरवाजे के साथ चिपका गया। चलो आज फिर तुम्हारी मैं सर्दी दूर कर दूँ, सूप से भी अच्छी करूँगा। चलो अब ये जिप खोलो। शाबाश। अन्वी पलटने ही लगी थी कि उसका सर किसी मजबूत बॉडी के साथ जाकर टकराया था। उसने बेकाबू डर से अपनी आंखें बंद कर ली और जुबान दांतों में दबा ली। मर गई मैं। उसके होंठ धीरे से फड़फड़ाए थे। जिस बात का डर था वही हुआ था। वो कैसे भूल सकती थी? जयपाल हर जगह पहुंच जाता। ये तो फिर हवेली थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो छोटी सी गुड़िया? उसके कानों में झुकता हुआ वह जज्बात से भरे शब्दों में बोला था। उसकी भारी आवाज़ और नरम शब्द सुनकर वह बेचैनी से अपने पैर बदल कर रह गई थी। वह उसने बहाना बनाने की बहुत कोशिश की, मगर उसका दिमाग अब बंद हो रहा था। और ये पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि हर बार की यही कहानी थी। जब भी वह लड़ाकू राजकुमार, इतना खूबसूरत आदमी जब उसके सामने आता, अन्वी की हालत इस तरह से ही खराब होने लग जाती थी। वह उसके बाजू उसकी कमर के साथ लगाकर उसे दीवार के साथ चिपका चुका था। मैंने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची, उसके शब्द गुस्सैले निकल रहे थे। अन्वी अभी तक उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी, बल्कि वह बहाना सोच रही थी। उसकी कानों की लौ को अपने दांतों में हल्का सा काटने लगा तो अन्वी के होंठों से एक सिसकी निकली थी, जिसे जयपाल के जज्बात को और भड़का दिया। उसने अपने दूसरे हाथ से अन्वी की कमर को और जोर से पकड़ लिया तो बेकाबू दूसरी सिसकी भी अन्वी के होंठों से निकल चुकी थी। इस तरह से सिसक रही थी। उसके अंदर डर और बढ़ता जा रहा था। वह उसे पूरा पूरा अधिकार भी रखता था, क्योंकि अन्वी की शादी उससे बचपन में ही हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के बीच सदियों की दूरी थी। ये जालिम समाज अपनी नाक उसके गालों के साथ रगड़ता हुआ बेकाबू बोला। अन्वी के लिए अपने टांगों पर खड़ा रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। वह इसी वजह से ही उस आदमी से बहुत डर खाती थी। उसके सामने आने से घबराती थी, क्योंकि वह आदमी जब भी अन्वी को देखता तो उसके जज्बात पर लगाम लगाना जैसे बेकाबू हो जाता था, जो उसके अपने काबू में नहीं होते थे। अभी तो वह लोग हवेली के पिछले हिस्से में शिफ्ट हुए थे, जहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था और ना ही यहाँ से अन्वी की आवाज़ बाहर जा सकती थी। उसे ज़ोर से अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ था, लेकिन अब पछताने के अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे अभी तक तुमने जवाब नहीं दिया, छोटी सी लड़की। वह उसके बालों की लटों को अपनी उंगली में घुमाते हुए बोला, क्या तुम मेरी जासूसी कर रही थी? अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर रखते प्यार भरे शब्दों में बोला था। अन्वी ने अपनी गर्दन ना में हिलाई। चाहे तो उसकी गर्दन जयपाल के होंठों के साथ जाकर टच हो गई थी। उसके साथ ही अन्वी ने अपने हाथ मजबूती से उसके कंधे पर जमा लिए थे। उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया था। वह उसके ऊपर खुलकर मुस्कुरा दिया, फिर अपनी शर्ट उसके हाथों से छुड़वाकर उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसा ली थी। अब वह उसे दीवार के साथ टेक लगाए उसके और सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में झांक रहा था। अन्वी की आंखों में डर था, बेचैनी थी, सबसे बढ़कर पकड़े जाने पर बहुत शर्मिंदा थी। मैंने तुम्हें क्या कहा था? मेरी जासूसी मत करना, और ना ही मेरे ना रहने पर तुम यहाँ बेसमेंट में आना। मेरी चीज़ों को हाथ भी मत लगाना। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। तुम फिर यहाँ पर क्यों आई हो? वह एक एक शब्द को बड़े जोर देकर बोला था। यूं लग रहा था अन्वी को वह सख्त जालिम इंसान निगल जाएगा। कभी कभार अन्वी के लिए इस इंसान को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता था। वह धूप झाँव जैसे व्यक्तित्व रखने वाला आदमी था। एक पल में बड़ा मेहरबान, बाद में अनसुलझी जैसी पहेली लगता था और पल भर में जालिम बन जाता था। जैसे अपने जालिम अंदाज में वह हर किसी को निगल जाए। वह भी तो उसकी कैद में ही थी। 5 साल हो चुके थे उसके कहने के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। कभी कभार तो अन्वी को लगता था
कि वह अगर अपनी मर्जी से सांस लेगी तो जयपाल उसे उस पर भी सज़ा दे देगा। मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी। मुझसे झूठ मत बोलो छोटी सी लड़की, मुझे झूठ बोलने वाली लड़कियों से बहुत नफरत है। मुझे ऐसी लड़कियाँ बुरी लगती हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसी लड़कियों को इस दुनिया से ही ख़त्म कर दूँ, जो अपने झूठे चाल चलन और मक्कारियों से मर्दों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। वह फिर से उसके कमर पर अपनी उंगलियां चलाए जा रहा था। अन्वी के लिए अब ये सब बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो गया था। बेकाबू उसने जयपाल का हाथ झटक दिया था और ये उसकी उस वक्त की दूसरी बहुत बड़ी गलती थी। तुमने फिर से बहुत बड़ी गलती की लड़की। उसके होंठों पर अपने अंगूठे को फिराते हुए वह दहकते हुए शब्दों में बोला था, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वह उसके बाकी शब्द उसके मुंह में ही दम तोड़ गए थे, क्योंकि वह उसके होंठों को अपनी पकड़ में लेकर अब जरा जरा सा उसकी मोहब्बत भरे होंठों का रस चूमने लगा था। वह उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। जितना खुद से दूर धकेलती थी, जयपाल उसके उतना ही नज़दीक आ जाता और उससे ज़्यादा मोहब्बत से उसके होंठों को और चूमता था। अन्वी को अंदाज़ा हो गया था कि वह उसे खुद से दूर करके भी अपने साथ बहुत बड़ी गद्दारी करेगी। फिर आखिरकार अन्वी ने अपने आप को ढीला छोड़कर उसकी पकड़ में अपने आप को रहने दिया और फिर कुछ ही सेकंड के बाद उससे दूर हुई। तुम बहुत जल्दी बातों को समझ जाती हो, लेकिन फिर जल्दी भूल जाती हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी। उसका हाथ पकड़कर वह उसे अपने साथ सोफे पर बैठा गया, जबकि अन्वी अभी तक खड़ी थी। बैठो यहाँ पर। उसने अन्वी को अपने पास बैठने का इशारा किया था, तो वो खाली खाली नज़रों से उसके चेहरे को देखने लगी थी। दूसरी नज़र वो बाहर के दरवाजे पर डाल रखी थी, जो कि बंद था मगर लॉक नहीं था। यानी अगर वो चाहती तो कमरे से भाग भी सकती थी। तुम जानती हो, जब तक मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा तब तक तुम यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिल सकती। कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं। उस तरह तुम अपनी जान को और ज़्यादा मुश्किल में डाल लोगी। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी नन्ही सी जान और ज़्यादा किसी भी तरह की ज़्यादती बर्दाश्त कर सकती है। आज के दिन के लिए बस इतना ही काफ़ी है। उसके हाथों को धीरे से दबाते हुए उसे विश्वास दिलाने के अंदाज में बोला था। लेकिन अन्वी के सिर पर तो उस वक्त एक ही भूत सवार था। वह किसी तरह से उस इंसान की पकड़ से आज़ाद हो जाए और यहाँ से भाग जाए, वरना अगर जयपाल को सच पता चल जाता तो वो वहीं पर उसकी चिता को आग लगा देता। क्योंकि वसूलों के खिलाफ बाहर जाना या उसके खिलाफ आवाज़ उठाना उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती थी। उसके वसूल सब लोगों के लिए एक जैसे ही थे। कम से कम अन्वी तो ये सोचती थी कि अब हकीकत क्या थी उसके बारे में या तो जयपाल ठीक से जानता था या फिर उसका भगवान। बैठो यहाँ पर। वो फिर से अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोला। अन्वी ने बेकाबू थूक निगला और फिर वहाँ पर बैठने के बजाय उसने बाहर के दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी थी। जैसे ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया, ऑटोमेटिक लॉक हो गया। बौखलाहट में उसने दरवाजे को पीछे की तरफ धकेलने के बजाय सामने की तरफ धकेल दिया था। जयपाल पहले से ही जानता था वह ये बेवकूफ़ी करेगी, क्योंकि वह उसके रग रग से वाकिफ़ था। उसको देखकर ही जयपाल का अंदाज़ा हो जाता था कि इस चूहिया के दिल में क्या चल रहा है। तुमने फिर से नादानी की, वो छोटी सी बेवकूफ़ लड़की। तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिलता है? तुम सोच भी नहीं सकती कि जब तुम इस तरह की हरकतें करती हो तो तुम मुझे मेरे दिल के और ज़्यादा महसूस हो जाती हो। मेरा दिल करता है मैं तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी खुद से दूर ना करूं, बल्कि तुम्हें कहीं अपने अंदर छुपा लूं, कोई भी तुम्हें देख ना पाए, सिर्फ हम दोनों हो वहाँ। और फिर से भारी अंदाज में बोलता हुआ उसके पास जा रहा था। तुम मुझसे इतना क्यों भागती हो? उसको थोड़ी सी पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते, अपनी नाक उसके नाक के साथ रगड़ते हुए, और वह बड़े ही रोमांटिक अंदाज में बोला था, मुझसे दूर हो जाओ जयपाल। कभी भी नहीं। तुमसे दूर होने के बारे में कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। और तुम्हारे लिए भी यही ठीक होगा कि तुम भी अपने दिमाग से इस तरह की फालतू बात निकाल दो। और अब मुझे सच सच बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आई थी? मैंने तुम्हें 1000 बार ये बात समझाई है कि मेरी जासूसी करना बंद करो, इससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिल ही टूटेगा। तो आप मुझे सच क्यों नहीं बता देते? आप कौन हैं और आप क्या करते हैं? अरे तुम्हें 1000 बार बताया, तुम्हारा पति बिजनेसमैन है और इस बिजनेस में तुम्हारे पति को काफ़ी लोग जानते भी हैं। तुम्हें आखिरकार ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ? हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि आप 1 नंबर के झूठे इंसान हैं। उस दिन मैंने आपको बात करते हुए सुना था।
आप किसी आदमी को जान से मारने की बात कर रहे थे। उसने बेकाबू अपने होठों पर हाथ रखा था और अपनी सिसकियां दबाने की कोशिश की थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, जिन्हें जयपाल ने अपने होठों से पी लिया था। कहते हैं कि किसी भी इंसान के बारे में हमें एक हद तक जानना चाहिए। जब हम किसी इंसान के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो उससे सिर्फ अपने दिल को तकलीफ पहुंचती है। असल कुछ भी नहीं होता है। ठीक यही है कि जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम उस पर ही विश्वास रखो। ज़्यादा दिमाग चलाने की कोशिश मत किया करो। आप एक कातिल हैं, मैं जानती हूँ। अगर मैं कातिल भी हुआ तुम क्या कर लोगी? मैं पुलिस में जाकर आपके खिलाफ़ कंप्लेंट लिखवाऊंगी। पुलिस आपको पकड़ कर ले जाएगी। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ, वह चिल्लाते हुए बोली थी। अपनी आवाज़ नीचे रखो लड़की। मेरे कान में दर्द होने लगता है जब तुम इतने ऊंचे शब्दों में बोलती हो। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे अलावा किसी का ये शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह एकदम ही गुस्से में आ गया। वह डरकर तेजी से पीछे की तरफ हटकर खड़ी हो गई थी। आप मान क्यों नहीं लेते कि आप कातिल हैं? क्योंकि मैंने कत्ल नहीं किया है। आज अगर मैं कातिल होता तो मैं तुम्हें बता देता। जैसे मैं आपको जानती नहीं हूँ कि आप एक बहुत बड़े मक्कार और एक जालिम इंसान हो। आप धोखेबाज भी हैं। उसके बावजूद भी तुम मेरे साथ रह रही हो। मेरा बस चले तो मैं कहीं यहाँ से दूर भाग जाऊँ। चलो, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरी ज़िंदगी से जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और ना ही तुम्हें कैद करने की कोशिश करूँगा। तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। मुझे उसके लिए डिवोर्स चाहिए। बेकाबू उसने अनवी की गर्दन को अपने हाथों में दबोच लिया था। अनवी जयपाल के बाजू को पकड़कर हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह उस जालिम की पकड़ से आज़ाद नहीं हो पा रही थी। छोड़िए मुझे, उसने अब टूटती हुई सांसों के बीच में ये बात कही थी। उससे पहले कि दुनिया जहाँ से बिल्कुल बेगाना बात कर रही थी, जयपाल ने उसकी गर्दन छोड़ी और वह ज़मीन पर गिर गई थी। उसने अपने घुटनों के आसपास अपने दोनों बाजू लपेट लिए थे। हिरनी जैसे डरी हुई थी, जयपाल को देखने लगी थी। आज तो तुमने ये बात कह दी। दोबारा अगर तुमने ये घटिया शब्द अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। हवेली के पिछले हिस्से में तुम्हारी चिता भी यहीं पर जला दूंगा। तुम्हारे अवशेषों को ले जाकर गंगा जल में बहा दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता। तुम मेरी पत्नी हो। तुम हमेशा मेरे नाम से ही पड़ी रहोगी और मेरा नाम भी इस वक्त तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, जब तक मैं मर नहीं जाता, चाहे भगवान मेरी मौत ही क्यों ना आ जाए। आपका नाम मेरे नाम से अलग हो जाए, वह चिल्लाते हुए बोली थी। फिर तो तुम्हें मेरे मरने की प्रार्थना भगवान से रोज़ करनी चाहिए। तो आज से ही शुरू कर दो पूजा पाठ करना और रोज़ भगवान से प्रार्थनाओं में मेरी मौत को मांगा करना। वह उसकी बातों का बुरा नहीं मान रहा था, बल्कि फिर से मुस्कुराते हुए अपनी राय दे रहा था। मैं आपसे बेहद नफ़रत करती हूँ, मगर मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। बेवकूफ़ लड़की, मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियाँ दूर करूँगा। तुम्हारे दिल में ये जो नफ़रत भरी हुई है, उसके दिल की जगह पर हाथ रखते हुए फिर धीरे से मसलते हुए उसकी सिसकियाँ निकलने लगी थी। उसने बेकाबू अपने सीने पर हाथ रखकर अपने सीने को छुपाने की कोशिश की थी। आखिर कब तक तुम खुद को मुझसे छुपाती रहोगी? कभी तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब तुम अपनी मर्ज़ी से अपने आप को मेरे हवाले करोगी, मुझे कहोगी कि मुझे प्यार करो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसी अंदाज में बैठे हुए बोली थी। जयपाल भी उसके बगल में घुटनों के बल बैठा हुआ था। ये दिल की बात है लड़की। जिस चीज़ से इंसान भागता है, आखिरकार उसे उसी चीज़ के सामने आकर रुकना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो आपका ये घमंड भी हाथ से निकल जाए और फिर आखिरकार आपको मेरे पास ही आना पड़े। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी से मेरे साथ ही संबंध अच्छे कर लो। मेरे साथ दुश्मनी से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। वह उसके गालों को थपथपा रहा था, लेकिन उसकी निगाहें उस दिल चुराने वाले गले के नीचे उभरता हुआ उसके ब्यूटी पोन पर जमी हुई थी, जहाँ से उसका दूधिया सा रंग उसके डीप गले से दिखाई दे रहा था। अनवी उस अंदाज में बैठी हुई थी। उसके घुटने भी कांप रहे थे, उसके सीने के साथ लगे हुए थे। उन पर इतना जुल्म मत करो, मुझे उनका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे यहाँ से जाना है। दरवाज़ा वहाँ है, तुम जा सकती हो। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। दरवाजे का लॉक खुल चुका था। दुपट्टा जो साइड में गिर गया था उसने उठाने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही जयपाल ने उसका दुपट्टा उठा लिया और उसके सीने पर फैला दिया। जब मेरे सामने आती हो तो खुद को पूरी तरह से ढक कर रखा करो, वरना फिर बेकाबू हो जाता हूँ मैं और तुम बाद में मुझसे शिकायतें करती फिरती हो। मैं बिना दुपट्टे के नहीं रहती। जब तुम यहाँ आए थे आपने ही दुपट्टा मेरे सर से उतारा था, वह शिकायती अंदाज में बोली थी। फ़िलहाल तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ।
देखने के लिए नहीं। तुमसे प्यार नहीं करूँगा तो क्या मोहल्ले वालों से जाकर करूँगा? चलो अब जाओ यहाँ से, तुम्हारी दादी परेशान हो रही होगी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना अनवी, ये जासूसी करने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम उल्टा अपने दिल को ही तकलीफ़ पहुँचाओगी। अगर तुम सच में कुछ जानना चाहती हो तो तुम मुझसे आकर दो टूक अंदाज में बात किया करो। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला और ना ही दोबारा कभी बोलूँगा। अगर मैं तुमसे कुछ छुपा भी रहा हूँ तो उसमें तुम्हारी ही भलाई है। चलो अब जाओ यहाँ से और जाकर अपने पेपर की तैयारी करो। तुम्हारे पेपर होने वाले हैं। और उसके गालों को थपथपाता हुआ उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। अब जितना मर्जी अपने चेहरे को मास्क में क्यों न चढ़ा लो, लेकिन एक दिन मैं आपका असली चेहरा सारी दुनिया के सामने रखूंगी। अपनी छोटी सी उंगलियां उठाकर उसे धमकी देना नहीं भूली थी इससे पहले कि वह दरवाजे से बाहर निकलती। जयपाल ने फिर से उसके पेट पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ खींच लिया था। उसी अफरा तफरी में वह अपनी गर्दन उठाकर जयपाल को देखने लगी थी। मैं तो एक चीज़ भूल ही गया था, तुमने मुझे याद ही दिला दी। ये सुनकर उसके गाल लाल हो गए थे और उसका पूरा जिस्म कांपने लगा था। उसे अब बहुत ज़ोरों से अपनी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हुआ था। पता नहीं क्यों वह हर बार अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ पर आने का फ़ैसला कर लेती थी। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। वो फिर से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसके सीने के साथ जा टकराई थी। आप बार बार मुझे टच मत करो, उसने जिस अंदाज में कहा था। जयपाल बेकाबू अपनी गर्दन पीछे की तरफ गिराकर हंसने लगा। वह इतना हंसा था कि उसकी आंखों से पानी निकलने लगा था। वह भी पहली बार जयपाल को इस तरह हंसते हुए देख रही थी। वह उसकी खूबसूरत हंसी में खो गई थी। जब वह फिर से उससे बात करते हुए बोला था, अगर मैं टच करूं तो तुम क्या करोगी? ये कहकर उसने जयपाल की बाजू में ज़ोर से टक्कर मारी थी, लेकिन जयपाल पर कोई असर नहीं हुआ था। वह उसी अंदाज में खड़ा रहा। ना तो उसके होठों से सिसकी निकली और ना ही उसने अपने बाजुओं को पीछे की तरफ हटाने की कोशिश की। ये देखकर लड़की को खुद ही अपने पति पर तरस आ गया था। जब उसने अपने दांत पीछे की तरफ हटाए तो बेकाबू उसके गालों से होठों से निकला था, हे भगवान जी, ये क्या हो गया? ये आपकी मोहब्बत का सबूत है जो आपने अभी और इसी वक्त मुझे दिया है। अब ये सबूत मैं तुम्हारी दादी को जाकर दिखाऊंगा। उन्हें बताऊंगा कि हम लोग काफ़ी हद तक एक दूसरे के नज़दीक आ चुके हैं। अब उन्हें तुम्हारी विदाई मेरे साथ करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। इस तरह के टेढ़े मेढ़े दांत सिर्फ आपके ही हैं। और उसके दांतों का मजाक उड़ाते हुए बोला था, मैं तुम्हारा टाइम और ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। चलो, मैंने कहा जल्दी से वह करो। मैं आपको किस नहीं करूँगी, आप बहुत ही गंदे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो जल्दी से बेकाबू हो गई थी, अब एकदम से तुम्हें क्या हो गया है? मुझे इस तरह से नखरे मत दिखाया करो। मैं एक औरत हूँ और एक औरत हमेशा नखरे ही दिखाती है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको नहीं बल्कि आपने मुझे किया था, वह भी ज़ोर ज़बरदस्ती से, जो कि बहुत ही गलत बात थी। जब तुम नहीं करोगी तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। ये कहकर वह फिर से उसके होठों पर झुक गया था। और मैं उस वक़्त तक तुम्हें किस करता रहूँगा जब तक कि तुम खुद मुझे प्यार नहीं करती हो। रुकिए रुकिए, मैं कर रही हूँ, प्लीज़। वह उसके होठों पर हाथ रखकर उसके रुकने को कहते हुए खुद गौर से उसके होठों को देखने लगी थी। भरे भरे होंठ, उन पर छोटी छोटी लकीरें। वो बेकाबू मुस्कुराते हुए बोला, आओ। वो पहली बार उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देख रहा था। कहीं तुम्हें मेरे होठों से मोहब्बत तो नहीं हो गई? जी, कैसी बातें कर रहे हो? उसने बेकाबू कानों पर हाथ लगाया और फिर हिम्मत करके आंखें बंद कर ली और उसने जयपाल के होठों को हल्का सा छुआ था। जयपाल के लिए यही काफ़ी था। वह उसके नज़दीक आई थी। उसने इस बात का मान रखा था, क्या अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ? जी बिल्कुल, आपको पूरी की पूरी आज़ादी है, आप यहाँ से जा सकती हैं। लेकिन अगर दोबारा इस तरह से जासूसी करने की कोशिश की तो अगली बार सज़ा इससे भी डबल हो जाएगी। और तुम पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगा, ये बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा लेना। उसके दिल की जगह पर ज़ोर से उंगली मारता उसे अपने दिल के बिल्कुल करीब होने पर मजबूर कर गया। आप एक बहुत बदतमीज इंसान हैं। आपको तो लड़कियों से ठीक तरह से बात करना भी नहीं आता। अब मुझे समझ आ गया क्यों सारी लड़कियां आपसे दूर भागती हैं, क्योंकि आप जंगली हैं। वह दरवाजे के बीचों बीच जाकर खड़ी होकर कमर पर हाथ रखकर उससे इस तरह की बातें कर रही थी। आज तुम्हारी जो लंबी जुबान चल रही है, सुहाग रात तो आने दो, उस दिन मैं तुम्हें लगाम लगा दूंगा। ये सुनकर वह बड़बड़ाकर अंदर की तरफ भागी थी।
उसके भागने की स्पीड देखकर उसने अपनी गर्दन झुका ली थी और वह भी बेसमेंट में चला गया था। वहाँ पर जाकर उसने दराज से अपनी बंदूक निकाली थी और फिर एक तस्वीर भी निकाली थी। उस तस्वीर को देखा, काफ़ी देर तक मुस्कुराता रहा। मेरी जान, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम सिर्फ उतना ही जान सकती हो जितना मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। मेरी मर्ज़ी से ज़्यादा तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जान सकती हो, और जो तुम चालाकियाँ करने की कोशिश करती हो उसकी वजह से किसी दिन अपने आप को बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा लोगी। इन चालाकियों से बाज आ जाओ। वह अपनी तस्वीर में उस लड़की से बात कर रहा था जो अब अपने कमरे में आकर गहरी सांसें ले रही थी। तो क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया? क्यों इस तरह से तेज तेज सांस ले रही हो? कहीं फिर से? उसकी सहेली ने जब उसकी हालत देखी तो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से जोड़ते हुए गुस्से वाले अंदाज में बोली थी, चुप कर जाओ बेशरम, नहीं तो। अरे इसमें बेशरम वाली कौन सी बात है? तुम दोनों तो न जाने कब से पति पत्नी हो, और अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी किया है, मैंने कहा कि चुप हो जाओ। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं कह रही। पहले तो तुम कुछ न कुछ करके आई हो। ये कहकर उसकी सहेली निशा बाहर की तरफ भागी थी। अनवी ने अपने तकिए का कवर उठाकर उसे दे मारा था, मगर वह जल्दी से दरवाजे से निकल गई थी। वहाँ पाँव पटकती रह गई थी। उसे लग रहा था कि हवेली में सब लोग ही बदतमीज़ हैं, किसी में शर्म हया नाम की चीज़ नहीं है। मेरी किस्मत ख़राब थी जो मैंने यहाँ पर आने का फ़ैसला किया था। इतनी अच्छे गांव में मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं थी। मेरी तो मति मारी गई थी जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लेने का फ़ैसला किया था, और अगर कॉलेज पास कर लिया होता तो वापस चली जाती। न जाने क्या सोचकर मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोचा था। अब अपने आप को कोस रही थी। असल में वह उसके दादा के दोस्त की बेटी थी जो अपनी दादी के साथ गांव में रहती थी, जबकि वह दुश्मन जान यानी जयपाल अपनी फैमिली के साथ यहाँ शहर में सेटल था। यहाँ पर उनका बड़ा सा महल नुमा घर था। उसके साथ सबसे छोटे बेटे की फैमिली रहा करती थी। उन लोगों की आपस में बहुत अच्छी तालमेल थी। अनवी के पिता गांव में ही ज़मीनों को संभाल रहे थे। उसके साथ साथ वह गांव के मुखिया भी थे। उसके दादा भी पहले सरकारी नौकरी पर थे, अब रिटायर बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी उसी गांव में बिताई थी और चाहते थे कि उनका दम भी यही निकले। जयपाल के पिता ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके दादा इस बात के लिए राज़ी ना हुए थे। वे लोग यहीं गांव में ही अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। अनवी बचपन से ही थोड़ी सी डरपोक लड़की थी। उसकी एक छोटी सी दुनिया भी थी, अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाली लड़की थी। वह हवेली में सबसे छोटी भी थी, इस वजह से ही सब लोगों की लाडली भी थी। बचपन से ही उसकी हर इच्छा उसके मुंह से निकलने से पहले पूरी कर दी जाती थी। लेकिन यह अलग बात थी कि उसकी कोई बड़ी बड़ी इच्छा भी नहीं थी, और ना ही उसे बहुत ज़्यादा जानकारी थी, और ना ही किसी महंगी आलीशान ज़िंदगी बिताने का शौक़ रखती थी। वह चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ सुकून हो। ये सुकून उसे उस वक़्त तक उसकी ज़िंदगी में रहा करता था जब तक कि जयपाल गांव का चक्कर नहीं लगाता था। जिस दिन जयपाल गांव में आता तो अनवी का सारा सुकून खराब हो जाता था। उसे वह आदमी एक आंख भी नहीं भाता था। वह घमंडी राजकुमार देखकर अनवी का खून गुस्से से खौलने लगता था। कभी कभार उसका दिल करता कि वह जयपाल को धक्का देकर हवेली से बाहर निकाल दे। जयपाल का घर भी बिल्कुल उसके घर के सामने ही था। जयपाल को अनवी के घर वाले बहुत ज़्यादा मानते थे। अनवी से भी काफ़ी बड़ा था। अनवी ने आज तक कभी उससे बदतमीजी नहीं की थी। एज डिफरेंस की वजह से उसे जयपाल की इज्जत करनी पड़ती थी, लेकिन जब वो यहाँ से जाता था तो वह दादी से उसकी बुराइयां करने से खुद को रोक नहीं पाती थी। दादी, पता नहीं क्यों आप इसे हर हफ्ते ही यहाँ पर बुला लेती हो। क्या इसका कोई और काम नहीं है? ये शहर में अपना बिजनेस क्यों नहीं संभाल लेता? जयपाल जब भी गांव में आता था वह अपना हर काम अनवी से ही करवाता था। कभी वह उससे अपने कमरे की सफाई करवाता तो कभी अपने कपड़े प्रेस करवाता था। कभी वह उसे अपने साथ लेकर गांव की सैर करने निकल जाता था। कभी उसे अपने लिए खाना बनवाता। अनवी अगर मना करती तो वह उसे धमकी भी देता। वह डर जाती थी। अनवी भी बेचारी डरपोक सी थी। वैसे भी अनवी का रिजल्ट बहुत ही शानदार निकला था। उसने 10वीं में टॉप किया था। उसके पापा ने फैसला किया था कि उसे आगे पढ़ाएंगे। उनके अपने इलाके में कोई अच्छा कॉलेज भी नहीं था और शहर भी यहाँ से काफ़ी दूर था। उन्होंने अनवी को जयपाल की हवेली भेज दिया था। अनवी भी सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर जयपाल की इस हवेली में आ गई थी क्योंकि उसे पता चल गया था
कि जयपाल कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा है, लेकिन उसे आधी बात ही पता थी। उसे ये नहीं बताया गया था कि वह विदेश सारी ज़िंदगी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ 2 दिनों के लिए जा रहा था। जल्दी ही उसकी वापसी हो जाएगी। उस रात अन्वी किचन में खड़ी अपने लिए खाना बना रही थी, जबकि वह दरवाजे में खड़ा सुकून भरे अंदाज में उसे देख रहा था और उसकी हर एक हरकत पर नज़र रख रहा था। अन्वी उसे बहुत पसंद थी। बचपन से ही वह उसे अपने दिल के बिल्कुल करीब महसूस करता था। वह छोटी सी नादान लड़की ज़रूर थी, लेकिन जयपाल के दिल को काफ़ी साल पहले से पसंद आ गई थी और जयपाल के दिल को कैद कर चुकी थी। वह नादान थी। अगर कभी चालाकी करने की भी कोशिश करती तो जयपाल उसकी बातों का बुरा नहीं मानता था, बल्कि दिल खोल कर इंजॉय करता था, क्योंकि कभी कभार उसे अन्वी का ये रूप देखने को मिलती थी। दूसरी तरफ अन्वी ने जब अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस की तो उसने बेकाबू अपनी निगाहें उठाई। दरवाजे पर जमे हुए उस आदमी को देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया था। मुंह बंद कर लो। इसके आगे की कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, जहां हर पल सस्पेंस, भावनाओं की गहराई बढ़ती चली जाएगी। क्या अन्वी सच में जयपाल को अपना पाएगी या हालात उससे और दूर कर देंगे? क्या जयपाल के मन में उठता तूफान उसे अन्वी का रक्षक बनाएगा, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा? क्या वह अन्वी को मार देगा या आखिरी पल में उसका दिल पिघल जाएगा? रिश्तों, डर, प्यार और विश्वास के बीच में उलझी ये कहानी आगे चलकर ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएगी जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये सफ़र रोमांच, दर्द और उम्मीद से भरा होगा, इसलिए इस कहानी का दूसरा भाग देखना बिल्कुल ना भूलें। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद